सभी प्रतिभागियों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजलि मलिक, आओ गढ़े संस्कार वन पीढ़ी शांतिकुंज हरिद्वार से। आज की क्लास का विषय है गर्भावस्था में आहार। तो आज हम समझेंगे कि गर्भावस्था में आहार की क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों उसकी आवश्यकता होती है। तो अभी तक जो हम जानते हैं, आहार की इम्पोर्टेंस हमारी फिजिकल ग्रोथ में यानी कि हमारे शारीरिक विकास में है, पर केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से हमारे शरीर का अच्छे से विकास हो सके, उसमें भी आहार का इम्पोर्टेंस रहता है। तो आहार के बारे में हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आज की क्लास में हम जानेंगे। तो जो हमारा आधुनिक साइंस है, मॉडर्न साइंस है, वो क्या बताता है न्यूट्रिशन के बारे में, क्यों आवश्यकता होती है गर्भावस्था में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की, ताकि माँ का स्वास्थ्य तो ठीक रह ही सके, साथ ही साथ बच्चे का विकास भी अच्छे तरीके से हो सके। अब प्रसव के दौरान जो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा, बल और उत्साह चाहिए होता है, उसमें कोई कमी ना आए और माँ और बच्चे दोनों के ही स्वास्थ्य के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और उन्हें पूर्णतः पोषण मिल सके, इसके लिए न्यूट्रिशन की इम्पॉर्टेंस है। अब प्रसव पश्चात जब बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। वो उसको कहाँ से मिलेगा? तो उसको मिलता है माँ के दूध से। तो सही मात्रा में माँ के शरीर में दूध बन सके, उसके लिए भी आहार की इम्पॉर्टेंस है। साथ ही साथ पूरे 9 महीने जो हमारा प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, उसमें भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे, साथ ही साथ बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसीलिए हमें स्टार्टिंग से ही न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में, एक गर्भवती माँ के शरीर में ऐसी क्या बदलाव आ रहे होते हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो जो बच्चा है वो एक सेल से डेवलप होना स्टार्ट होता है। एक कोशिका होती है जो कि इतनी छोटी होती है, जो केवल आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, अपनी आंखों से नॉर्मली देख भी नहीं सकते हैं। एक इतना छोटा सेल डिवाइड होकर के, मल्टीप्लाई होकर के, बढ़ करके एक 2.5 से 3 किलो का स्वस्थ शिशु जो है 9 महीने पश्चात जन्म लेता है। तो उस एक सेल से लेकर के एक पूरे मनुष्य का निर्माण होना, उसमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती होगी। ये बदलाव तो आते हैं बच्चे के शरीर में, साथ ही साथ कई बदलाव माँ के शरीर में भी आते हैं। जैसे कि माँ की जो बच्चेदानी है वो 5 गुना बड़ी होती है, उसका वजन बड़ा होता है, उसका आयतन बड़ा होता है। तो उस दौरान जो मसल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनमें कोई भी कमज़ोरी पैदा ना हो और जो प्रेगनेंसी हमारी है उसका पूरा ड्यूरेशन अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो इन बदलावों को भी सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिशन का इम्पॉर्टेंस रहता है। साथ ही साथ बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा डेवलप होने के लिए भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ माँ में स्तन आदि का विकास भी होता है, जिसके कारण आगे चल कर के जो है दूध का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके और दूध प्रोडक्शन हो सके माँ के शरीर में, तो उसके लिए भी न्यूट्रिशन का इम्पॉर्टेंस है। अब इस पूरे ड्यूरेशन में माँ के शरीर में मजबूती बनी रहे और कोई भी कमज़ोरी नहीं आए, इसके लिए हम आहार पे इतना जोर देने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ जो नोटिस किया गया है, आरंभिक के जो माँ होते हैं, जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं, उसमें अक्सर माँ में जी मितलाना, उल्टी होना, ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिसको कि मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो इस कारण क्या होता है, कई बार माँ प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है। तो इसीलिए भी हमें स्टार्टिंग से ही आहार पे ध्यान देना है, ताकि उस टाइम पे कोई भी डिफिशियंसी माँ के शरीर में ना पैदा हो। अब हम बात करेंगे, यदि स्वस्थ आहार माँ नहीं लेती है, ध्यान नहीं दे स्वास्थ्य पे, तो क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। बच्चे में कई सारी बीमारी होने के रिस्क बढ़ सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर। साथ ही साथ बच्चे का जो मानसिक विकास है वो भी कई बार प्रॉपरली नहीं हो पाता है और बच्चा मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो सकता है। तो इसीलिए ही हमें न्यूट्रिशन पे स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है। ठीक है। अब यदि माँ स्टार्टिंग में ही न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले रही है, तो कई बार क्या होता है, गर्भधारण में भी समस्या आती है, माँ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है या लेट हो जाता है प्रेग्नेंट होने में। साथ ही साथ एबॉर्शन, गर्भपात, मिसकैरेज का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा समय से पहले प्रसव यानी कि प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है। माँ में हाई बीपी, थायराइड, इन सब दिक्कतों का रिस्क बढ़ जाता है। और यदि शुरुआत के महीनों में ध्यान नहीं दिया जाए और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो, स्पेशली फॉलिक एसिड की, तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बारे में हम आगे चल कर के बात करेंगे। तो ताकि बच्चे और माँ दोनों का ही स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, इसके लिए हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। जैसे कि यदि आयरन की कमी माँ के शरीर में होती है तो एनीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। यदि कैल्शियम की कमी होगी तो हाइपरटेंशन का। आयोडीन की कमी से बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता और बच्चा कई बार मंद बुद्धि जन्म लेता है।
जिंक की कमी से एबॉर्शन का, मिसकैरेज का रिस्क रहता है, और विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी का रिस्क बढ़ता है, यानी कि माँ जो है वो गर्भधारण ही नहीं कर पाती है। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो 3 महीने पहले से ही आपको सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं, फॉलिक एसिड और जिंक। तो उससे क्या होता है, ये सारे जो रिस्क हैं ये कम हो जाते हैं। इसी को हम प्री कंसेप्शनल प्रिपरेशन यानी कि गर्भाधान संस्कार भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि आहार में हमें क्या लेना चाहिए। तो हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो हमें बताता है कि हमें संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, पर इतना ही केवल काफ़ी नहीं है, क्योंकि संतुलित आहार हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए तो काम आता है, पर साथ ही साथ हम बात करेंगे मानसिक और भावनात्मक विकास की भी। उसके लिए हमें सात्विक और संस्कारित आहार की भी आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है हितबुक, मितबुक और रितबुक, यानी कि जो हमारे लिए हितकारी है हम वही ग्रहण करें। मितबुक यानी कि कभी भी हमें ओवर ईटिंग नहीं करना है, जितनी आवश्यकता है उससे कुछ कम खाएं, ताकि जो हमारा पाचन शक्ति है वो अच्छे से उसको पचा सके। फिर हम बात करते हैं ऋतबुक के बारे में, यानी कि जो भी हमारा ऋतु के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी नेचुरल उगाई हुई चीज़ें हैं वही हमें ग्रहण करनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड या फिर जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में पकाया गया खाना है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। यदि हमारा आहार संतुलित होगा, साथ ही साथ सात्विक और संस्कारित होगा, तो ही हम एक महान संतान को जन्म दे सकते हैं। अब एक एक करके हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में, फिर हम बात करेंगे सात्विक और संस्कारित आहार के बारे में। तो संतुलित आहार में हमारे 4 मेन पोर्शन रहते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो प्रोटीन जो होता है हमें 4 अनुपात में यानी कि रेशो में हमें हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। देन आता है कार्बोहाइड्रेट, वो भी 4 अनुपात में आवश्यकता होती है। फैट हमें 1 रेशो में चाहिए होता है, और विटामिन, मिनरल्स और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंट्रोल्ड मात्रा में यानी कि एक लिमिटेड और छोटी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। साथ ही साथ एक मेजर पोर्शन हमारे डाइट का पानी भी रहता है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग ना सोचते हैं ना बात करते हैं। उसके बारे में भी हम आगे चल करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोटीन के हमारे शरीर में क्या रोल है और क्यों और कितना हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटीन की हम बात करेंगे। प्रोटीन का रोल क्या होता है शरीर में। जितने भी हमारे शरीर में सेल्स हैं, चाहे ब्लड है, स्किन है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, सभी की जो बॉडी बिल्डिंग का रोल है वो प्रोटीन करता है। तो यदि प्रोटीन की कमी शरीर में होती है तो ये जो सेल्स हैं वो रेप्लिकेट नहीं हो पाते हैं, रिपेयर नहीं हो पाते हैं, और शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होता है। प्रोटीन के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं। दही, दूध, टोफू, सभी प्रकार की जो हमारी दालें होती हैं उसमें 18 प्रकार के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं, तो हम सभी प्रकार की दालें ले सकते हैं। इसके अलावा मिक्स आटा ले सकते हैं। अब मिक्स आटे में ज़रूरी नहीं है आप इसी रेशो में ले, जो भी आपको पसंद है, आपको सूट करता है, जो आपके आसपास अच्छे से अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। गेहूं में आप चाहे तो चना, सोयाबीन, बाजरा, मकई, जो भी आटा आपको सूट करे या पसंद हो उस अकॉर्डिंग आप उसमें मिला करके ले सकते हैं। अब इसमें हमने बात करी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है टोफू। टोफू कई लोग नहीं जानते हैं क्या होता है, तो इसकी रेसिपी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टोफू होता है सोयाबीन के दानों से बना हुआ पनीर। तो इसके बनाने की विधि क्या रहेगी, आप घर में ही बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, 125 ग्राम सोयाबीन लेंगे और इसको भिगो लेंगे। जब 5-6 घंटे में ये भीग जाएगा उसके बाद इसको धो करके इसका छिलका निकाल लें, और इसके जो दाने हैं उनको आप पीस लेंगे। जब पीस करके इसका पेस्ट बन गया है, इसको 1 लीटर उबलते हुए पानी में आप डाल लेंगे और धीमे आंच पे इसको 2-3 मिनट के लिए उसको हल्की आंच पे चलाते रहेंगे ताकि वो तले में लगे नहीं। जब एक बार उसमें उबाल आ जाए तो उसको छान करके उसका पेस्ट अलग निकाल लें। जो आपके पास सोयाबीन का दूध तैयार हुआ है उसमें नींबू डाल करके उसको फाड़ लें और उसका पनीर आप बना सकते हैं। साथ ही साथ जो आपने पेस्ट छान करके निकाला था उसको भी फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी आप उपयोग में ला सकते हैं, चाहे आटे में गूंथ करके या फिर पराठे में भर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सारा न्यूट्रिशन आप ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिशन आपका वेस्ट नहीं जा रहा है। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो हमें 4 अनुपात में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ये एनर्जी का अच्छा सोर्स होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, आलू, मिक्स अनाज, शकरकंदी आदि ग्रहण कर सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान दें, हमने बोला है बिना पॉलिश किया हुआ चावल। जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी हद तक लॉस हो चुका होता है, तो हमें बिना पॉलिश किया हुआ चावल ही लेना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फैट के बारे में, यानी कि वसा। ये भी एनर्जी रिच सोर्स है, हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करता है और एनर्जी प्रदान करता है। अब अक्सर हम नोटिस करते हैं कि गर्भवती माँ को अक्सर जोर दिया जाता है कि उसे घी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। उसको अक्सर लड्डू डाल करके दिए जाते हैं, कहीं गूंद के, कहीं आटे के, कहीं चने के।
तो कभी भी हमें कोई भी न्यूट्रिशन एक्सेस में नहीं लेना है। फैट की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर में वो एक अनुपात में यानी कि 1 में चाहिए होता है। तो दिन में अधिक से अधिक आप 5 छोटा चम्मच घी, तेल, चिकनाई ले सकते हैं, उससे अधिक मात्रा में आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो फैट है वो 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड फैट जो कि जमने वाले होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ये हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट होते हैं नहीं जमने वाले, ये हम ले सकते हैं, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। और एक टाइप आता है जिसको कहते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स, ये प्रेजेंट होते हैं उबले हुए तेल में, जो कि तेल बार बार उबाला जाए, बार बार खौलाया जाए, जिसमें एक के बाद एक अलग अलग चीज़ें तली जा रही हैं, उसमें ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है। ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, यही आगे चल करके जो है हाई बीपी का भी कारण अक्सर बनता है और हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ाता है। तो इसलिए जो भी पकवान आप अगर बाहर हलवाई से ले रहे हैं उन सब में ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में है, हमें अवॉइड करना चाहिए। जो कि आप चिप्स वगैरह भी यदि लेते हैं तो उसमें भी ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें पैकेज्ड फूड और तले भुने खाने से ज़्यादा बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमारे लिए फिर फायदेमंद क्या है। तो देसी गाय का घी आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। यदि आपको इजीली अवेलेबल है तो आपको देसी गाय का घी लेना चाहिए, बट हर किसी के पास शुद्ध देसी गाय का घी अवेलेबल नहीं होता है और महंगाई के दौर में हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो चिंता की बात नहीं है, और बेटर ऑप्शन आपके पास हैं, जैसे कि आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या सूरजमुखी का तेल यूज़ कर सकते हैं। ये सब मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। तो इनकी जो मात्रा चाहिए होती है, हमें छोटी मात्रा में ही हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, जिसको हम कंट्रोल्ड अमाउंट बोलते हैं। इनका रोल क्या होता है हमारे शरीर में? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। इनका बहुत ही अच्छा सोर्स है अंकुरित, जो कि आप घर में इजीली बना सकते हैं। 10 ग्राम चना, 10 ग्राम मूंगफली, 15 ग्राम चना, 25 ग्राम मूंग जो है आप ओवरनाइट भिगो लेंगे, उसको एक दिन जो है आप छोड़ देंगे गीले कपड़े में लगा करके, तो उसमें क्या है अंकुरित फूटने लगता है। अब नॉर्मल मूंगफली, चना और मूंग खाने से ज़्यादा फायदेमंद अंकुरित क्यों है हमारे लिए? क्योंकि जब उस बीज में अंकुर फूटता है तो उसके अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शन जो हैं वो होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो उसके अंदर के विटामिन और मिनरल्स की मात्रा है वो सैकड़ों गुना बढ़ जाती है और वो आपके शरीर के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ उसमें कुछ एंजाइम्स बनते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, जब आपने उसको ओवरनाइट भिगोया है तो उस पानी को फिर आप फेंक दीजिएगा, उस पानी को यूज़ नहीं करना है। तो जो भी उसमें रासायनिक खाद का जो बुरा असर होता है वो भी उसके साथ निकल जाता है। अंकुरित लेने के फ़ायदे क्या हैं? आपके एक तो डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, साथ ही साथ आपके स्किन को चमकदार और सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है, आप में खून की कमी दूर करता है, एनीमिया नहीं होने देता है, बाल को झड़ने से रोकता है, बाल आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, साथ ही साथ आँख और दिल के लिए भी लाभदायक होता है। और जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट करते ही करते हैं, तो इसीलिए अंकुरित आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब कुछ लोगों को क्या होता है, कच्चा अंकुरित लेने से अक्सर गैस बनने का दिक्कत होता है, तो वो लोग इसको हल्का सा भाप में पका करके खा सकते हैं, पर कभी भी अंकुरित को फ्राई कर करके नहीं खाना है। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं विटामिन, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए? तो आप ले सकते हैं अपनी रेनबो डाइट, यानी कि जो भी आपके रंग बिरंगे मौसमी फल और सब्जियां हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें आप ये फॉर्मूला अपनाएं ORS, यानी कि ओरिजिनल लेना है, रीजनल लेना है और सीजनल लेना है। जो भी नेचुरली पकाया गया है, आपके क्षेत्र में इजीली अवेलेबल हो और उसी मौसम का फल हो, यानी कि वो नेचुरली उगाया गया होगा, उसमें कम से कम केमिकल्स यूज हुए होंगे, वही आपको ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन तो हमें लेना ही है, पर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की गर्भवती माँ को क्यों आवश्यकता है? तो सबसे पहले जो भी गर्भवती माँ है उसकी अपनी कुछ पसंद होती है, अपना अपना लाइफस्टाइल होता है। हर कोई हर चीज़ लेना पसंद नहीं करता है, ना ही उनके पास उस तरह का रूटीन होता है कि वो उसी अनुपात में उसी टाइम पर ले पाए। तो इसीलिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हर किसी का थोड़ा सा चेंज हो जाता है न्यूट्रिशन का लेवल, तो इसलिए हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ क्या होता है, जब आप खाना पका रहे हो तो उसमें कुछ मात्रा विटामिन, मिनरल्स की जो है नष्ट हो जाती है, तो उसके कारण शरीर में कोई डेफिशिएंसी ना आए। साथ ही साथ जैसे हमने बात करी थी कि माँ में अक्सर जी मितलाना, वॉमिटिंग होना, ये दिक्कत देखी जाती है, तो इसके कारण कई बार जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, इसलिए भी हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। ठीक है,
और क्या होता है, हम लोग मोस्टली वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, यानी कि शाकाहारी भोजन लेते हैं। तो इन लोगों में अक्सर आयरन, विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी देखी जाती है। इसीलिए हमेशा हमें जो भी खाना, जो फूड आइटम्स हमारे इन चीज़ में रिच है, वो हमें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए ताकि शरीर में खून की कमी नहीं आए। यदि इनमें से किसी भी चीज़ की कमी शरीर में आती है तो समय रहते हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, सलाह लेना चाहिए और सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर। यदि आप समय पर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल करके क्या होता है, शरीर में कई बार कुछ बीमारियां आ जाती हैं या माँ का शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। फिर क्या होगा, आपको एडमिट कराना पड़ेगा, इंजेक्शन या IV यानी कि बोतल चढ़ानी पड़ेगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है। इसके अलावा कई बार गर्भवती माँओं में पिका की समस्या देखी जाती है, जिसमें क्या होता है, माँ का ना मिट्टी खाने का, बर्फ, भुट्टा या जो स्टार्च होता है, कल्फ खाने का इच्छा होता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि माँ में एनीमिया हो सकता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कई बार ये चीज़ें खाने की ज़्यादा इच्छा होती है और ये खाने से भी शरीर में जो है न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है न्यूट्रिशन पे। साथ ही साथ आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, वीगन डाइट का। उसमें क्या बोलते हैं कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, यानी कि दूध, दही, पनीर भी वो लोग नहीं लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो भी एक एनिमल सोर्स से आपके पास आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि बछड़े को दूध पिलाने के बाद भी गाय के पास पर्याप्त दूध होता है, आप वो ग्रहण कर सकते हैं। पर यदि किसी को शुद्ध दूध अवेलेबल नहीं है या तब भी वो नहीं लेना चाहते हैं, तो ये ध्यान में रहे कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी आपके शरीर में हो सकती है और आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करके ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स लें। अब हम बात करेंगे कि पूरे प्रेगनेंसी के दौरान एक एक तिमाही में हम डिवाइड करके समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन हमें चाहिए और क्यों चाहिए। तो पूरी प्रेगनेंसी को हम 4 पिलर्स में यानी 4 स्तंभ में बांट सकते हैं, जो 4 मेन स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट पॉइंट हैं जो बच्चे के शरीर के हैं। तो सबसे पहला होता है मस्तिष्क का विकास, सेकंड है शारीरिक विकास, थर्ड आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बच्चे की, और लास्ट में आता है जो स्वस्थ पाचन शक्ति है बच्चे की। तो ये एक एक करके हम समझेंगे। तो जो हमारी प्रथम तिमाही होती है, यानी कि शुरुआत के 3 महीने, उसमें बच्चे का जो है मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है। तो उसमें हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ मस्तिष्क के विकास के लिए क्या क्या चाहिए ये हम इस स्लाइड में समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले DHA की आवश्यकता होती है, जो आपको बादाम, अखरोट, अलसी और टोफू से मिल जाता है। कोलिन के लिए आप मूंगफली, दूध से बनी चीज़ें ले सकते हैं। आयोडीन आपको मिल जाता है मिल्क, ओट्स, केला, बीन्स, नमक, पालक, दूध, दही और छिलके युक्त आलू में। आयोडीन की कमी अक्सर पुराने ज़माने में ज़्यादा देखी जाती थी। अब क्या हुआ है, जो आपके घर में नमक आता है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है, यानी कि नमक में ही जो आयोडीन है वो ऐड कर दिया गया है। तो आजकल आयोडीन की कमी वैसे नहीं देखी जाती है, पर यदि आयोडीन की कमी हो तो बच्चे का जो है मस्तिष्क का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है फॉलिक एसिड, जो कि आपको हरी सब्जी, छोले, दाल और बीन्स में मिल जाता है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको याद हो, जब हमने प्री कंसेप्शनल प्रिपरेशन की बात करी थी, उस समय पे हमने बोला था कि डॉक्टर जिंक और फॉलिक एसिड अक्सर रिकमेंड करते हैं 3 महीने पहले से ही लेने के लिए। क्यों? जो फॉलिक एसिड होता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से रोकता है, उसका रिस्क जो है वो कम करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है, कई बार बच्चे का जो ब्रेन है, जो स्कल है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि बच्चे का मस्तिष्क, खोपड़ी और जो रीढ़ की हड्डी है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो बच्चा है वो सरवाइव नहीं कर पाता है, जीवित नहीं रह पाता। ये बच्चे कई बार या तो मृत पैदा होते हैं या पैदा होने के कुछ दिनों के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जिंक के बारे में, जो कि आपको हरी सब्जी, छोले, दाल और बीन्स से मिल जाता है। विटामिन B12 के लिए आप सोयाबीन का दूध, गाय या भैंस का दूध, दही और मूंगफली ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए हरी पत्तेदार सब्जी, अखरोट, अलसी, राजमा, दालें, सरसों तेल, ये सब आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हमने बात करी थी कि प्रथम तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस यानी कि माँ को जी मितलाना और उल्टी जैसा लगना अक्सर देखा जाता है, तो उसमें मदद करने के लिए आप अदरक ले सकते हैं। इसको लेने के 2 तरीके हैं, या तो आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा काट करके मुंह में रख करके चूस सकते हैं, या फिर अदरक का जो है रस निकाल करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके उसको चाट ले, तो उससे जो जी मितलाने की दिक्कत है, जो डाइजेशन का इशू है, उसमें राहत मिलेगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे द्वितीय तिमाही की, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की, यानी कि चौथा, 5वां और 6ठा महीना। इसमें भी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तो आपको लेना ही लेना है। साथ ही साथ बच्चे का जो है शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके लिए हमें क्या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, वो है सबसे पहले कैल्शियम। जो कैल्शियम है उसका अच्छा सोर्स हमारे पास है दूध और दूध से बनी चीज़ें, साथ ही साथ बादाम आप ले सकते हैं। अब कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन शरीर में होता है
उसके लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो और कैल्शियम आप पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं तब भी वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए हम बैलेंस डाइट पे जोर देते हैं, संतुलित आहार लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक न्यूट्रिशन जो है वो अक्सर दूसरे न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए। अब कैल्शियम का रोल क्या क्या होता है? बच्चे के जो दांत हैं और जो हड्डियां हैं उनका कैल्सिफिकेशन, उनका डेवलपमेंट, साथ ही साथ माँ के शरीर में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि प्रसव पश्चात जो दूध फॉर्म होगा, जो दूध प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो सबसे पहले माँ की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, साथ ही साथ एक कंडीशन डेवलप होने लगती है प्री एक्लेम्सिया, जिसमें माँ के पेशाब में प्रोटीन जाने लगता है। यदि ये इस स्टेज पे कंट्रोल नहीं की जाए तो आगे चल करके प्री एक्लेम्सिया में डेवलप हो जाता है, जिसमें माँ को अक्सर झटके आने का दिक्कत देखी जाती है और जिससे माँ और बच्चे दोनों की ही जान को रिस्क रहता है। इसके अलावा हमें आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आयरन का अच्छा सोर्स हमारे शरीर में क्या है? गुड़, बाजरा, रागी, दालें, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों की आवश्यकता होती है। और फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स अगर यदि आप चाहते हैं तो यदि जो आप खाना बना रहे हैं वो आयरन रिच नहीं भी है पर उसको आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो उससे क्या होता है, आयरन अपने आप खाने में ट्रांसफ़र हो जाता है और आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। तो आप लोहे के बर्तन घर में यूज़ कर सकते हैं। अब आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन सी पे डिपेंड करता है। यदि विटामिन सी की शरीर में कमी होगी तो आयरन जो है एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाता है। आयरन का रोल हमारे शरीर में क्या क्या है? एक तो हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन रखता है, शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है, और ऑक्सीजन सप्लाई जो बच्चे तक जाता है वो भी ब्लड के थ्रू जाता है। तो यदि शरीर में आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी, ऑक्सीजन सर्कुलेशन जो है प्रॉपरली बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है। अब साथ ही साथ कई बार प्रसव के दौरान ब्लीडिंग देखी जाती है, तो उसके कारण माँ के शरीर में कोई कमी ना आए, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो तब भी कोई ज़्यादा कमी ना आए, शरीर में कमज़ोरी नहीं आए, उसके लिए आयरन का इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आता है फॉलिक एसिड। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हरी पत्तेदार सब्जी, दालें, बीन्स, ये सब आप इसके लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम के अच्छे सोर्स हैं, बादाम है, अलसी है, भिंडी है, और जो कई प्रकार के बीज मार्केट में अवेलेबल है और हम आजकल लेते भी हैं। कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और तरबूज के बीज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो वो मशरूम, बादाम, दूध, दही और दूध से बनी चीज़ों में मिलता है। इसका भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स आपके पास है। यदि आप सुबह की आधे घंटे की धूप लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तृतीय तिमाही के बारे में, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि आखिरी के 3 महीने, 7वां, 8वां और 9वां महीना। इसमें सर्वांगीण विकास यानी कि होल डेवलपमेंट जो है बच्चे का हो रहा होता है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तो आपको चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ थायमीन यानी कि विटामिन B1 और साथ ही साथ फाइबर की आवश्यकता शरीर को होती है। अब थायमीन या विटामिन B1 का रोल हमारे शरीर में क्या होता है? जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका शरीर में एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, बट क्या उसमें से हम एनर्जी बना पा रहे हैं? तो वो डिपेंड करता है हमारे विटामिन B1 के लेवल पे, उसमें से एनर्जी निकालने के लिए, और हमारा शरीर उसको यूज़ कर पाए उस सोर्स से एनर्जी ले करके, उसके लिए विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। इसका अच्छा सोर्स क्या है? सूरजमुखी के बीज, काली उड़द दाल, राजमा और सोयाबीन। फाइबर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इनसॉल्युबल, जो कि घुलते नहीं हैं, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और दूसरा होता है सॉल्युबल, जो कि घुल जाते हैं और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो सॉल्युबल फाइबर है वो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल और शुगर को मेंटेन करते हैं, और जो इनसॉल्युबल है यानी कि जो घुल नहीं रहा है, हमारे शरीर से बाहर निकलने वाला है, ये जो है हमारे मल का बल्क बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं। यदि आप फाइबर पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, साथ ही पानी, तो माँ में कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत या कब्ज का दिक्कत नहीं होता है। फाइबर का अच्छा सोर्स क्या है? चोकर युक्त आटा। हमें पतला पिसा हुआ आटा या मैदा नहीं लेना चाहिए, चोकर वाला आटा लेना चाहिए। बिना पॉलिश किए हुए चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूजी, फल, फ्रांस बीन्स, लौकी, तोरई। अब यहाँ पे ध्यान रहे, हमें समूचा फल लेना चाहिए, ना कि केवल जूस। जूस में क्या होता है, जो आप गुद्दा फेंकते हैं वही एक्चुअली इनसॉल्युबल फाइबर हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता है। यदि आप जूस पीते हैं और फल नहीं ले रहे हैं तो फाइबर जो है आपके शरीर में नहीं जा रहा है और कॉन्स्टिपेशन का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे 2 और इम्पॉर्टेंट पिलर्स की, जो कि है हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वस्थ पाचन शक्ति। तो इसके लिए पूरे 9 महीने हमें न्यूट्रिशन जिन पे ध्यान देना है वो है विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। ये हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं।
विटामिन सी के लिए आप नींबू, आंवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, जो भी फल जिनमें हल्की खटाई रहती है उनमें विटामिन सी प्रेजेंट रहता है, ये आप ले सकते हैं। विटामिन ई के लिए बादाम, मूंगफली और पालक ग्रहण कर सकते हैं। विटामिन ए के लिए गाजर, पपीता, कद्दू, आम, टमाटर, लाल शिमला मिर्च और जितने भी रंगीन फल होते हैं, जितने भी कलरफुल हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनमें विटामिन ए प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वस्थ पाचन शक्ति की। उसके लिए फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, जो कि हमें केला, गेहूं, जौ, दही, मट्ठा इन सब से मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये जो हमने सारे न्यूट्रिशन की बात करी, जो सोर्सेज की बात करी, ये माँ की थाली में कितनी मात्रा में और कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है साबुत अनाज और स्टार्च वाली सब्जियां। दिन में 300 से 400 ग्राम अनाज माँ को ग्रहण करना चाहिए। इसमें ध्यान रहे चोकर वाले आटे की रोटी हो, मैदा या पतला पिसा हुआ आटा नहीं होना चाहिए। और जितने भी आप जो चावल लेते हैं वो पॉलिश चावल नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका ब्राउन राइस, छिलका युक्त जो होता है वो वाला राइस आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि सब्जियां और फल कितनी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो सब्जी दिन में 300 से 400 ग्राम या 3 से 4 कटोरी माँ को ग्रहण करनी चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी हरी सब्जियां हैं वो आपको लेनी चाहिए, इसमें आलू इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फल के बारे में। तो दिन में 100 ग्राम तक फल आप ले सकते हैं, जो भी आपके रीजन में मिल रहा है, जो भी उस सीजन का फल है वो आप ग्रहण कर सकते हैं, बट जूसेस आपको अवॉइड करने हैं, पूरा समूचा फल आपको ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट आता है दूध और दूध से बनी चीज़ें। तो दिन में 300 ml तक आप दूध ले सकते हैं। जो आप दूध लेंगे वो या तो 1% फैट या विदाउट फैट वाला दूध हो, जो मलाई उतरा हुआ दूध होता है। इसके अलावा दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि चीज़ है, पनीर है, टोफू है या दही है, ये आप ग्रहण कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसके लिए कोई भी प्रोटीन रिच चीज़ आपको अलग से दिन में 60 से 100 ग्राम तक लेनी चाहिए। उसमें आप दाल ले सकते हैं, फलियां ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, मेवा, बीज, ये सारी चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मीठा कितना लेना चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो जो सफ़ेद वाली चीनी आती है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसकी जगह देसी खंड या शहद आपको अवेलेबल हो तो वो आपको ग्रहण करना चाहिए। दिन में 4 से 5 चम्मच या 20 से 25 ग्राम तक आप मीठा ले सकते हैं, पर इसमें ध्यान रहे कि आपको जो शरबत आते हैं, जो चीनी वाले शरबत आते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। उसमें चीनी बहुत अधिक मात्रा में होती है और वो क्या चलता है दिक्कत देता है आपके शरीर में कि उससे आपको पेशाब ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो डिहाइड्रेशन का रिस्क शरीर में बढ़ जाता है। मीठा कभी भी हमें एक्सेस में नहीं लेना चाहिए, पानी हमें ज़्यादा लेना चाहिए। घी तेल चिकनाई की बात करें तो जैसे कि हमने पहले बताया, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 छोटा चम्मच घी तेल चिकनाई आप ले सकते हैं, एक्सेस में हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पानी के बारे में। तो गर्भावस्था में भी पानी बहुत आवश्यक होता है। वो क्यों होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। पानी का रोल क्या है हमारे शरीर में। जो हमारे शरीर में लार बनती है उसमें भी पानी होता है, और वो लार क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा डाइजेशन है उसको ठीक रखने के लिए। उसके बाद जो हमारे पेट में भोजन जाता है उसको पचाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, और जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है शरीर में वो भी पानी के यानी कि लिक्विड के हेल्प से ही होता है। देन वो न्यूट्रिशन हमारे पूरे शरीर में जो सर्कुलेट करता है वो भी ब्लड के थ्रू करता है, ब्लड में भी वाटर का प्रेजेंस रहता है। तो ये सारा ही प्रोसेस अच्छे से हो सके उसके लिए पानी का इम्पॉर्टेंस है। अब जो भी हमने शरीर में ग्रहण किया, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स जो भी हैं वो निकलेंगे भी। वो कैसे निकलते हैं, या तो पसीने के थ्रू या पेशाब के थ्रू या मल के थ्रू, तीनों में ही वाटर कंटेंट जो है उसकी इंपॉर्टेंस है। यदि आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको पसीना नहीं आता है, आपने नोटिस किया होगा। तो क्या है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर में बिल्डअप होते रहते हैं और आगे चल करके हमारे बीमार पड़ने का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही साथ पानी क्या करता है, कब्ज दूर करता है, जो कि गर्भवती माओं में अक्सर देखा जाता है, कब्ज की दिक्कत होती है। साथ ही साथ क्या है, आपका जो पेशेंस लेवल है वो भी अफेक्ट होता है, आपका मूड भी अफेक्ट होता है, जो आपका उत्साह है, धैर्य है, बल है, ये भी आपका अफेक्ट होता है डिहाइड्रेशन से, यदि पानी की कमी होगी तो। साथ ही साथ बच्चा गर्भ में एक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यदि माँ के शरीर में पानी की कमी होगी तो उसका जो फ्लूइड लेवल है, एमनियोटिक फ्लूइड लेवल जो है वो भी कम होता है, और बच्चे को जो है स्पेस कम मिलती है डेवलप होने के लिए। तो इसीलिए पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे आहार में। दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास हमें पानी लेना चाहिए, और साथ ही साथ सुबह उठते ही खाली पेट 3 ग्लास पानी ज़रूर लेना चाहिए। अब पानी का आप सबसे ज़्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं, तो पानी जब भी आपको ग्रहण करना है तो उसको ऊर्जावान बना करके ग्रहण करें। वो आप कैसे कर सकते हैं, जब भी आपको पानी पीना है, एक ग्लास में आप पानी लेंगे और उसको दोनों हथेलियों के मध्य रखेंगे और
गायत्री मंत्र या जिस भी मंत्र में आप विश्वास रखते हैं वो बोल करके प्रार्थना भाव से उसके बाद उसको ग्रहण करें। तो जो पानी है वो ऊर्जावान हो जाता है और वही पानी आपके लिए अमृत तुल्य हो जाता है। पानी को हमेशा बैठ करके घूट घूट करके पिए, कभी भी जल्दबाजी में पानी हमें नहीं लेना है। भोजन करते समय पानी आवश्यक हो तो ही 1 या 2 घूंट हमें पानी लेना चाहिए, अदरवाइज पानी या तो खाने से 1 घंटा पहले या 1.5 घंटे बाद लेना चाहिए, ताकि जो हमारा डाइजेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। अब ये तो हमने बात करी कि शारीरिक विकास के लिए हमारा संतुलित आहार जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए किस तरह का आहार हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे शास्त्रों में बात किया गया है, जो भोजन होता है उसके 3 गुण होते हैं, उस बेस पे 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। एक एक करके हम समझते हैं कि इन तीनों का क्या रोल होता है और क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सात्विक भोजन की। तो गीता में बताया गया है, जो भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है, यही हमारा सात्विक भोजन होता है। इसमें जितनी भी हमारी वेजिटेरियन डाइट है वो इंक्लूड रहती है। अब सात्विक भोजन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, जो हमारे शरीर में विनम्रता, क्षमाशीलता, शांत, स्थिरता, ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको इंक्रीज करता है और हमारी आयु, बुद्धि, बल, सुख, प्रसन्नता इन सबको बढ़ाता है और शरीर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा इन सबको कम करता है। ये शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन वो होता है जो ताज़ा और शीघ्र पचने वाला होता है। इसमें मसाले, तेल कम होते हैं। ठीक है, यदि माँ अपने मन, विचार, भावनाओं और संकल्पों को शुद्ध रखे, साथ ही साथ सात्विक भोजन ले, तो एक महान संतान को जन्म दे सकती है। ये केवल शास्त्रों में ही नहीं है, हमारा मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानने लगा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ईवा सैलहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने मेंशन किया मूड फूड। उन्होंने सात्विक भोजन को मूड फूड कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको रिलीज करता है, जो कि हमारे शरीर में खुशी और शांत जो भाव है उसको पैदा करता है। साथ ही साथ छांदोग्य उपनिषद में मेंशन किया गया है कि शुद्ध भोजन करने से सत्व यानी कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है और बुद्धि निश्चल बन जाती है। फिर निर्मल बुद्धि से मुक्ति भी सुगमता से प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात करी हमने सात्विक भोजन के बारे में। अब हम बात करेंगे राजसिक भोजन के बारे में। राजसिक भोजन में क्या आता है? जितना भी अत्यधिक कड़वा, खट्टा, खारा, गरम तेल मसाले वाला, तला हुआ, चिकनाई वाली चीज़ें, जितने भी आपके पकवान हैं, जितना भी इसमें जंक फूड आता है, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके राजसिक भोजन में इंक्लूडेड होती हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है? ये हमारे शरीर में जलन, दुख, चिंता, उत्तेजना, कामुकता, आवेश, तनाव पैदा करते हैं। इनको ग्रहण करते समय तकलीफ तो होती ही है, साथ ही साथ भविष्य में रोग पैदा होने की भी रिस्क जो है बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जितने भी हमने फूड आइटम्स की बात करी, इन सब में प्रोसेस्ड शुगर और फैट प्रेजेंट होता है, जो थोड़ी देर के लिए क्या करता है, हमारे शरीर में सेरोटोनिन रिलीज करता है और कुछ समय के लिए हमें बहुत आनंद आता है, पर लॉन्ग टर्म में यही हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने लगता है, जो आगे चल करके फिर हमारा जो सेरोटोनिन का लेवल है वो कम कर देता है। सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता है और हमें डिप्रेशन या लो एनर्जी या दुखी जो है हमें महसूस होता है। इसीलिए हमें राजसिक भोजन से बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे तामसिक भोजन के बारे में। तो इसमें वो सारा भोजन जो है वो इंक्लूडेड है जो कि पुराना है, दुर्गंध युक्त है, जितने भी नॉनवेज आइटम हैं, जो भी बचा हुआ बासी है, मांस, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें तामसिक भोजन में आती हैं। ये आपके शरीर में उत्तेजना, तनाव, अशांति पैदा करते हैं, क्रोध, कामोच्छा को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से आपको क्षति पहुंचाते हैं। इसमें वो खाना भी इंक्लूडेड है जो झूठा है, जो संक्रमण या रोग पैदा कर सकता है, यानी कि यदि कोई बीमार है या नहीं भी है, वो अपना झूठन छोड़ दे तो वो आपको ग्रहण नहीं करना है, वो भी तामसिक भोजन में आता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे संस्कारित आहार के बारे में। ठीक है, हमारे भावनात्मक विकास के लिए संस्कारित आहार का इंपॉर्टेंस होता है। तो जो हमारा अन्न होता है उसके 3 शरीर होते हैं। एक तो होता है स्थूल शरीर, जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सूक्ष्म अन्न का जो होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, वो है सूक्ष्म पार्ट। नेक्स्ट आता है कारण, जो कि हमारा मन बनता है, यानी कि जो हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है।
जैसे गीता में बोला गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसी पानी वैसी ही वाणी। तो यानी कि जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं या पानी ग्रहण कर रहे हैं, वो जिस एनर्जी का है वो ही एनर्जी हमारे शरीर में भी उसकी ट्रांसफ़र होती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखा जाए कि जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो अधर्म की कमाई का ना हो, हमेशा श्रम और ईमानदारी का ही हो। खाने को हमेशा ईश्वर का प्रसाद समझ करके ही पकाएं और उसको प्रसाद समझ करके ही ग्रहण करें। किसी का भी यदि निंदनीय आचरण है या कोई भी गुस्से में है या कोई भी नेगेटिव इमोशंस उसके हैं, तो उसको खाने के संपर्क में नहीं आने देना है। यदि वो उसके संपर्क में आता है तो बच्चे और माँ दोनों के ही मन पे प्रभाव पड़ता है। यदि माँ तनाव में हो तो थोड़ी देर के लिए पहले शांत बैठे, उसके बाद ही जब शांत हो जाए अपना भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे, और भोजन करने से पहले 3 बार गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र में आप विश्वास रखते हैं वो बोल करके अपने खाने को ऊर्जावान बनाएं, उसके बाद ही ग्रहण करें। साथ ही साथ आप बलि वैश्वदेव यज्ञ करके भी भोजन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी केवल शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम बात नहीं कर रहे, हमारे मॉडर्न साइंस ने इसको प्रूफ भी किया है कि जो हमारे शास्त्र बोलते हैं वो सही है। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं साइड में, जैसे फोटोज जो है स्लाइड में लगे हुए हैं। जापान के एक साइंटिस्ट है मसारू इमोटो, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको नाम दिया प्रूफ ऑफ प्रेयर। उन्होंने क्या किया, एक ही पानी लिया 2 ग्लास में, और एक ग्लास को कुछ नहीं ऐसे डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और दूसरे ग्लास का जो पानी था पहले उसके सामने बैठ करके प्रेयर्स बोली गई, उसको अच्छी वाइब्रेशंस दी गई। तो जब दोनों ही पानी उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो जो प्रेयर से पहले वाला पानी था उसमें कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं था, एक बहुत ही क्योटिक सा ऐसी इमेज बन करके आया। पर जब उन्होंने उसको उसके सामने बैठ करके प्रेयर बोली, अच्छी बातें बोली, एफर्मेशंस बोली, और फिर उस पानी को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें एक सुंदर सा क्रिस्टल फॉर्मेशन था। इसी बेस पे कई और ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, कई लोगों ने किए, जिसका आप साइड में फोटोज देख सकते हैं। एक तरफ बहुत ही रैंडम सा डिजाइन है और एक तरफ बहुत सुंदर सा क्रिस्टल बन करके आ रखा है। तो ये जो है प्रूफ करता है कि हमारी भावनाएं, हमारे शब्द भी हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उस पर असर डालती हैं। तो इसी प्रकार आप अपने भोजन को, अपने पानी को ऊर्जावान बना सकते हैं अच्छी और पॉजिटिव इमोशंस से। और यदि किसी का नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव बातें हैं जो उसके संपर्क में आ रहा है, तो उससे आपके भोजन पे, आपके मन पे, सभी पर बुरा असर भी पड़ सकता है। बलि वैश्वदेव यज्ञ करने के लिए एक तांबे का पात्र आपके मार्केट में इजीली मिल जाता है, ये लेकर के आप घर में भी अपने चूल्हे पर ये कर सकते हैं। अब ये सारी बात करी हमने न्यूट्रिशन की, पर इसको साथ ही साथ हमें बैलेंस करना है अपने लाइफस्टाइल के साथ। यानी कि केवल भोजन ही नहीं, बाकी दिन की हमारी जो दिनचर्या है उसको भी हमें बैलेंस रखना है। दिन में कम से कम आधा घंटा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। पर यदि आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट रिकमेंड किया है तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ये इन जनरल है। यदि आप एकदम हेल्दी हैं, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट रिकमेंड नहीं किया है, तो आधे घंटे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। चाहे वॉक कर रहे हैं या लाइट कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। साथ ही साथ आपको नमक और चीनी दोनों ही लिमिटेड मात्रा में लेना है, तेल एक्सेस में नहीं लेना है, और साथ ही साथ अपने वजन पर निगाह रखनी है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो तक वजन जो है माँ का बढ़ता है। यदि 8 किलो से कम ही बढ़ा है, जैसे 5 किलो बढ़ा है किसी का, तो उनको ज़रूर डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए। चांसेस हैं या तो माँ बहुत ही ज़्यादा तनाव में है या फिर कुपोषण है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। और यदि 12 किलो से अधिक वजन बढ़ा है तो भी डायबिटीज़ का रिस्क होता है, या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा कई बार होता है बहुत बढ़ जाती है। तो इन लोगों को भी डॉक्टर से ज़रूर मिल करके सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने बात करी कि हमें संतुलित आहार लेना है, संस्कारित आहार लेना है, सात्विक आहार लेना है, इसको हम अपने रूटीन में कैसे सेट कर सकते हैं। एक तो मॉर्निंग में सुबह उठते ही माँ को या तो 2 चम्मच आप सत्तू ले सकते हैं, या फिर 5 बादाम, 2 अखरोट, 2 छुआरा ये भिगो करके ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मॉर्निंग में जो है एसिडिटी नहीं बनती है खाली पेट, जिसकी वजह से अक्सर मॉर्निंग सिकनेस देखी जाती है। साथ ही साथ रात में 1 पाव दूध में चुटकी भर हल्दी डाल करके आप ले सकते हैं। अक्सर गर्भवती माओं में देखा जाता है कमर में और पैरों में दर्द या सूजन होता है, तो उसमें इससे राहत मिलती है। अब ऐसे करके आप एक चार्ट बना सकते हैं, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। ये ऐसे एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसा लिख करके डिसाइड कर सकते हैं कि किस दिन आपको क्या चीज़ लेना है, और इसको आप बना करके अपने रसोई में लगा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको एडवांस में आपने प्लान कर रखा है क्या क्या चीज़ें लेना है, तो कोई भी आप, एक तो न्यूट्रिशन में आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।
दूसरा, जो जो उसके लिए सामग्री आप चाहिए आप पहले से ही उसको तैयार रखेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि आज माँ की इच्छा हो रही है कुछ खाने की पर उसका सामान तो घर में है ही नहीं। तो इसलिए अगर आप ऐसे प्लान करके लेते हैं, प्लान करके अपनी रसोई में लगा सकते हैं अपनी रुचि अनुसार, तो उस अकॉर्डिंग आपका न्यूट्रिशन जो है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इस स्लाइड में हम उसके बारे में बात करेंगे। जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जैसा भगवान ने बनाया है उसको वैसा ही लेना है, यानी कि उसको ज़्यादा तलना, भुनना, मसाले डालना, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। आप जितने ज़्यादा कुकिंग के प्रोसेस उसमें लगाते हैं उतना उसका न्यूट्रिशनल लॉस होता है। तो इसलिए जो खाना जैसा भगवान ने दिया है उसमें मिनिमम चेंजेस करते हुए उसको आपको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। खाने को हमेशा ढक कर के या धीमी आंच पे भाप में पकाना चाहिए, खुले में ना पकाएं, उससे जो न्यूट्रिशन का लॉस है वो भाप के साथ ज़्यादा होता है। जैसे यदि आपको दाल बनानी है तो उसको आधा घंटा पहले भिगो दे और फिर उसको कुकर में ढक करके पकाएं, तो वो जल्दी पक जाएगा और उसका जो हीट लॉस है वो कम होगा। खाना जो है आपको रात में सूरज डूबने से पहले ही खा लेना है, या रात में सोने से 3 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। खाते ही तुरंत सोने नहीं जाना है। रात का भोजन हल्का होना चाहिए और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपको टहलने जाना चाहिए। खाना खाते समय हमेशा प्रसन्न भाव से बैठें, और कोई आप म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं, बट कभी भी न्यूज़ या सीरियल देखते हुए खाना नहीं खाएं। जैसे हमने बात करी कि जो भावनाएं हैं वो भी अफेक्ट करती हैं हमारे भोजन को, तो यदि आप न्यूज़ देख रहे हैं उसमें कुछ बुरी खबर चल रही है, वो आप सुनते हुए भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी आपके शरीर में बुरा असर डालती है। साथ ही साथ ध्यान रखिए जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको धीरे धीरे आराम से चबा करके खाना है, जल्दबाजी में कभी भी नहीं खाना है। चाय कॉफ़ी या तो मिनिमम या अवॉइड ही करें तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि होता क्या है, जब आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं आपके शरीर में एसिडिटी ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ जो पेशाब की फ्रीक्वेंसी रहती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ता है। और यदि आप एक्सेस में चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, तो ये आगे चल करके मिसकैरेज का रिस्क जो है उसको बढ़ा देती है। अभी तक हमने बात करी कि गर्भावस्था में हमें क्या क्या लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आता है फ्रिज में रखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें जो भी चीज़ें आती हैं या तो वो बासी होती हैं या फिर प्रोसेस्ड या पैकेज्ड वाली चीज़ें रहती हैं, हमें दोनों ही अवॉइड करनी है। साथ ही साथ जितने भी जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, मैदे वाली बनी हुई चीज़ें हैं जैसे ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, ये सब हमें अवॉइड करना है। नॉनवेज जितनी भी फूड आइटम्स हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए, जैसे चिकन, मटन, अंडा, मांस, ये सब हमें अवॉइड करना है। साथ ही साथ सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, इन सब से हमें बच करके रहना चाहिए। अब तेज़ मसाले, तली हुए भोजन से भी हमें बच करके रहना है, ये भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। साथ ही साथ माँ को ध्यान रखना है कि बैंगन और कच्चा पपीता आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो इसमें हम क्लियर कर दें कि कच्चा पपीता आपको नहीं लेना है, बट पका हुआ पपीता आप ग्रहण कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है तो, बट कच्चा पपीता आपको अवॉइड करना है। अब जैसे कि हमने बोला कि गर्भावस्था में मांसाहार से हमें बचना चाहिए, तो क्यों बचना चाहिए? कई लोग तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, आपको लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि मांसाहार क्यों हमें नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब एक जानवर को लेकर के जा रहे हैं मारने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो खुश तो होगा नहीं, उसमें एक डर और पीड़ा का भाव भरा हुआ होता है। तो जब शरीर में डर और पीड़ा होती है तो उस जानवर के शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं। उसका काम क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ा देगा, जो आपका बीपी है उसको इंक्रीज करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है और शरीर में डर का भाव पैदा होता है। यही जो हार्मोन है उस मांस में एब्जॉर्ब हो चुका है, और यदि आप इसको ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में भी वही एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, और जब आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा तो आपके शरीर में भी वही उसका रोल जो है वो होगा, और आपके शरीर में भी हार्ट रेट, हार्ट बीट इंक्रीज होगा, साथ ही साथ ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, और जो डर और पीड़ा का भाव उस जानवर में था वही इमोशनल असर आपके शरीर में भी आता है, और आपके मस्तिष्क को, साथ ही साथ आपके भावनात्मक विकास में भी वो चीज़ शो होती है और आपको नुकसान पहुंचता है। अब ये तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण क्या है? जो हमारी शारीरिक संरचना है वो मांसाहार प्राणी की है ही नहीं, यानी कि भगवान ने हमारा जो शरीर बनाया है वो वेजिटेरियन डाइट के लिए ही बनाया है, जबकि मांसाहार के लिए बनाया ही नहीं है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके पेट में जो एसिड रिलीज होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसके कंपैरिजन में 20 गुना ताकतवर होता है। हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 20 गुना कमज़ोर है, वो मांस को पचाने के लिए नहीं बना है।
सेकेंड रीज़न क्या है, जो मांसाहारी प्राणी है उसके मुंह में जो लार बनती है, जो सलाइवा बनता है, वो एसिडिक सलाइवा होता है। और जो हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमारे मुंह में जो लार बनती है वो एल्कलाइन सलाइवा है। और साथ ही साथ उसमें एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो मांसाहारी जानवर में नहीं है। ये जो एंजाइम है ये वेजिटेरियन डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए ही होता है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। लास्ट एक अगर हम देखना चाहें, एक और डिफरेंस जो है, बहुत मेजर डिफरेंस है मांसाहारी जानवर और इंसान में, तो वो क्या है, जो हमारी पाचन तंत्र है, जो अतड़ियाँ हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हम बोलते हैं, वो मांसाहारी जानवर में छोटी होती है। तो उसमें क्या होता है, जो भी उसने ग्रहण किया वो जल्दी ही पच करके एब्जॉर्ब होता है और शरीर से निकल जाता है। पर जो मनुष्य है, हमारी अतड़ियाँ बहुत लंबी होती हैं, तो जो भी हम ग्रहण करते हैं वो लंबे समय तक हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आते हैं, उसमें रहता है। तो यदि आप मांस ग्रहण कर रहे हैं तो लंबे समय तक आपकी आंतों में रहेगा और उससे आपकी बीमार पड़ने के रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। अब ये भी कोई बेसलेस हमारा क्लेम नहीं है, इसके ऊपर भी स्टडी हुई थी, डॉक्टर वैलेंटाइन ने स्टडी करी है। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, ट्रांजिशन टू वेजिटेरियनिज्म। उन्होंने खुद उसमें मेंशन किया कि जो सात्विक, सुपाच्य और पोषक तत्वों से युक्त शाकाहारी आहार है वो केवल हमारे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यानी कि हमें जो अपना भोजन है वो संतुलित, सात्विक और संस्कारित ही रखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी में धूम्रपान से क्यों बचना चाहिए। सबसे पहली बात, जो धूम्रपान होते हैं, दो प्रकार की स्मोकिंग होती है, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। एक्टिव स्मोकिंग में क्या होता है, आप खुद सिगरेट पी रहे हैं, खुद उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो तो हमें अवॉइड करना ही है। साथ ही साथ पैसिव स्मोकिंग, उससे भी हमें बचना है। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, यदि जैसे आपके घर में कोई सिगरेट पी रहा है या आपके आसपास कोई खड़ा सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं आप जो इनहेल कर रहे हैं वो भी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो हमें दोनों ही प्रकार के धूम्रपान से बचना है, चाहे आप कर रहे हैं, आपके आसपास कोई कर रहा है, दोनों से ही बच करके रहना है। क्यों, जो धूम्रपान है वो कई सारे नुकसान जो है आपके शरीर में पहुंचा सकता है, जैसे कि जो औरतें हैं उनमें बांझपन का रिस्क उससे बढ़ जाता है। साथ ही साथ गर्भ धारण करने में देरी भी होती है। और यदि प्रेगनेंसी हो भी गई है तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है यानी कि पहले के 3 महीने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है स्मोकिंग से पहुंचता है। बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वो रुक जाता है और बच्चा जो है कई बार मंद बुद्धि पैदा होता है। इसके अलावा क्या क्या होता है, माँ में मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। कई बार जो बच्चा है वो मृत जन्म लेता है या समय से पूर्व यानी कि प्रीमेच्योर लेबर हो जाता है। साथ ही साथ IUGR एक कंडीशन होती है जिसका नाम है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि माँ के बच्चेदानी में जो है बच्चे का विकास जो है रुक जाता है, यानी कि बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। और कई बार होता है छोटा बच्चा जन्म ले रहा है जिसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, या कई बार होता है जैसे हम देखा जाता है कि होंठ और तालू कटे हुए होते हैं, जैसे आप साइड में फोटो में देख सकते हैं। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी उन बच्चों में देखी जाती है जिनकी माँ ने एक्टिव या पैसिव दोनों में से किसी भी प्रकार का धूम्रपान जो है वो किया है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो गर्भाशय में ना पहुंच करके या तो ट्यूब में या कहीं और ही फंस करके रह जाता है और वहाँ पे उसकी ग्रोथ होने लगती है। ये प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं कर पाती है और माँ की जान को भी इससे खतरा होता है। यदि बच्चा बन भी गया है और फिर उसकी डिलीवरी हो गई है तो उस बच्चे में कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, कई सारे जन्मजात विकास हो सकते हैं, जिसमें हृदय का जन्मजात विकास भी हो सकता है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ बच्चे में कई बार देखने और सुनने की शक्ति के भी विकार होते हैं। बच्चे में मानसिक विकार होते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छे से उनका विकास नहीं हुआ होता है और बच्चे में सुनने समझने की शक्ति जो है कम होती है। बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है आपकी बातों का, समझ नहीं पाएगा, एक बार में सीख नहीं पाएगा। ये दिक्कत भी अक्सर बच्चों में देखी जाती है। इसके अलावा 2 कंडीशन जो कई बार प्रेगनेंसी के दौरान माँ में रिस्क बढ़ता है वो है प्लेसेंटा एब्रप्शन और प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि जो प्लेसेंटा है जो कि न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुँचा रहा है उसमें दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है, या तो वो गर्भाशय से अलग हो जाता है या फिर क्या होता है नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा किसी के बारे में कि डॉक्टर ने बोला है नाल नीचे की तरफ आ गई है, उनको बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ खिसक गया है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है, मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इन सभी कंडीशन से बचने के लिए हमें धूम्रपान से बचना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि शराब का भ्रूण पे क्या क्या कुप्रभाव पड़ता है और हमें शराब से क्यों बचना चाहिए।
तो जो बच्चे का डेवलपमेंट है, सीधी सी बात है, वही हैम्पर हो रहा है, बच्चे का जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बच्चा कई बार कम वजन का पैदा होता है, या समय से पूर्व प्रसव हो जाता है, या कई बार मिसकैरेज यानी कि गर्भपात भी हो सकता है, मृत शिशु भी जन्म ले सकता है। और साथ ही साथ जितने भी जन्मजात विकार हैं, चाहे वो हृदय का है, किडनी का है, हड्डियों का है, या बच्चे का मस्तिष्क का विकास है, वो भी इससे अच्छे से नहीं हो पाता है। अब कई गर्भवती माओं में नोटिस किया गया जो कि अल्कोहल यानी कि शराब ग्रहण करती थी, उनके बच्चों में एक जैसे सिम्टम्स देखे गए, जिसको बाद में नाम दिया गया फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो ये क्या सिम्टम्स हैं? एक तो जो बच्चे का चेहरे का विकास है ना, वो अच्छे से नहीं होता है। बच्चे के जो भी फीचर्स होते हैं, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, ये छोटे रहते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं। साथ ही साथ बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका विकास अच्छे से नहीं हुआ होता है, और बच्चा जो है कई बार मंद बुद्धि जन्म लेता है। बच्चे में सीखने समझने की शक्ति नहीं होती है। इसको अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे डायग्नोस करवाने के लिए, तो ADHD नाम ले देते हैं, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि बच्चे में अटेंशन की कमी है, एकाग्रता की कमी है, एकाग्रता नहीं है बच्चे में सुनने समझने की कि हो क्या रहा है। और साथ ही साथ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि बच्चा जो है अति सक्रिय है, हर समय दौड़ता भागता रहेगा, आप समझाएंगे 2 मिनट इधर बैठ जाओ, वो नहीं रुकेगा। तो उसमें क्या है, एकाग्रता की कमी होती है और सक्रियता ज़्यादा होती है। ये हमने बात करी मेजर चीज़ें हमें क्या क्या लेनी चाहिए, क्या क्या नहीं। साथ ही साथ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी, कुछ हर्ब्स और कुछ मसाले हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, ये आप ग्रहण कर सकते हैं। मसालों में हमने जैसे बताया कि ज़्यादा मसालेदार चीज़ें हमें नहीं लेनी है, बट कुछ चीज़ें जो आप ले सकते हैं, जैसे कि अजवाइन आपके पेट के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ आप हल्दी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 1 पाव दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल करके यदि माँ रात में ले तो जो पैरों में, कमर में दर्द होता है उसमें आराम रहता है। साथ ही साथ आप अदरक ले सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी। ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं और आप ले सकते हैं। अब एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो हमारा आहार है वो केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी ज़रूरी है। हमने जाना कि बच्चे के शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, जिसके लिए न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस है। अब हमारे मूलभूत तत्व क्या क्या थे, हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन मिनरल्स हमें कितनी कितनी मात्रा में चाहिए, कितने कितने अनुपात में चाहिए। तो प्रोटीन 4 अनुपात में, कार्बोहाइड्रेट 4 अनुपात में, फैट हमें 1 अनुपात में लेना है, एक्सेस में नहीं लेना है, और विटामिन मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें कंट्रोल मात्रा में लेने हैं। इन सबको हमें बैलेंस करना है पर्याप्त पानी के साथ। सुबह प्रातः आप खाली पेट 3 ग्लास पानी लें और बाकी दिन में 10 से 12 ग्लास पानी कम से कम आपको लेना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन के हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। हमने डिस्कस किया कि टोफू आप घर में कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हमने बात करा कि हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने के लिए विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में लेने हैं, जो हमें हमारे फल सब्जी से मिल जाते हैं। हमें ओरिजिनल लेना है, रीजनल लेना है और सीजनल लेना है। फिर हमने तिमाही के अकॉर्डिंग जाना कि मस्तिष्क के विकास के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमें चाहिए न्यूट्रिशन के। फॉलिक एसिड का इंपॉर्टेंस हमने समझा ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमने जाना जब शारीरिक विकास हो रहा है तो हमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम इन सब की आवश्यकता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने फाइबर की इंपॉर्टेंस जानी और विटामिन B1 की इंपॉर्टेंस जानी। और पूरे 9 महीने जैसे कि आपको ध्यान होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए और स्वस्थ पाचन शक्ति के लिए हमें क्या क्या न्यूट्रिशन लेना है। इन सबको हमने समझा कि माँ की थाली में कितने कितने अनुपात में, कितनी कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए। साथ ही साथ पानी की आवश्यकता और उसकी इम्पोर्टेंस, कैसे हम अपने भोजन को ऊर्जावान बना सकते हैं, वो हमने जाना। ये पहले हमने बात करी थी संतुलित आहार के बारे में, फिर हमने बात करी संस्कारित और सात्विक आहार के बारे में। हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए और संस्कारित लेना चाहिए, क्योंकि वो केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि भावनाओं को और हमारे मस्तिष्क को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसको हमें बैलेंस करना है अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के साथ, मूवमेंट्स के साथ। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, वॉकिंग, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने रूटीन के साथ। साथ ही साथ हमने जाना कि हमें गर्भावस्था में क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी हैं, जैसे कि मैदे से बनी चीज़ें, जंक फूड, मांस इत्यादि, बासी भोजन, जो भी पैकेज्ड फूड रहता है वो हमें अवॉइड करना है। फिर हमने समझा कि मांसाहार हमारे लिए क्यों नहीं बना है और हमें धूम्रपान और अल्कोहल से क्यों बच करके रहना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने ये समझा कि जितनी भी गर्भवती माएँ हैं, यदि वो अपने भोजन को, अपने आहार को संतुलित, सात्विक और संस्कारित रखें तो वो एक महान संतान को जन्म दे सकती हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।